अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में मैंने क्लास 12 का पीबीए डिस्कस करना है जो आज हुआ है। जो पीबीए का आज पेपर था 26 ऑफ मई 2025 को, तो उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले इसमें दो प्रैक्टिकल्स थे। जो पहला प्रैक्टिकल था वो सेक्शन ए जो 9 नंबर का होता है, इसमें उन्होंने पोटेंशियोमीटर का एक प्रैक्टिकल गिवन किया था, बड़ा आसान सा था, उसमें कोई इतनी मुश्किल चीजें उन्होंने नहीं पूछी हुई थी। इसके बाद जो सेक्शन बी है जो कि 6 नंबर का होता है, इसमें उन्होंने पूछा था इसमें फोटो सेल ऑपरेटर्स के मुतालिक या उससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी गई थी। तो सबसे पहले सेक्शन ए की तरफ चलें तो एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एज शोन इन फिगर। के एक्सपेरिमेंट की मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन किया गया है, जिसकी फिगर आपको यहाँ पे पेपर में गिवन की गई थी। तो इसमें से जो पहला सवाल है वो क्या है, व्हाट इज नेम ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो यहाँ पे जो डायग्राम है या जो फिगर है उससे आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया गया है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये 1 नंबर का सवाल था। इसमें अगर आप जस्ट पोटेंशियोमीटर लिख लेते तो इसका 1 नंबर आपको मिल जाना था। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सेल। के इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किस तरह से परफॉर्मेंस ऑफ सेल को इफेक्ट कर सकती है। तो देखें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो टर्मिनल वोल्टेज को इफेक्ट करती है। अगर आप रिलेशन देखेंगे तो ईएमएफ आपके पास इक्वल होता है टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर के। अगर देखें आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये टर्मिनल, अगर आर की वैल्यू ज्यादा होती है टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, कम हो जाएगी। इस टर्मिनल वोल्टेज के कम होने की वजह से आपके पास जो एफिशिएंसी है इस सेल की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें अगर आप ये लिखते हैं, इट रिड्यूसेस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड लोअर आउटपुट। तो यहां से आपको 1 नंबर मिलना था, या इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी लिखते कि इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती तो भी आपको 1 नंबर मिलना था। अब इसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट है वो 4 नंबर के लिए, उसमें आपने टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल बड़ा आसान सा था, लेकिन इसमें उन्होंने एक कंफ्यूजन डाली थी। वो ये थी कि अगर वो कंफ्यूजन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसमें इस टेबल के आपके पास 6 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में तो आपने कुछ नहीं करना, उसमें आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, फिर नीचे यूनिट्स है, फिर नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2 एंड 3 है। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉलम है जिसमें रेजिस्टेंस आर है और उसके नीचे यूनिट के लिए एक लाइन छोड़ी हुई है, तो इसमें आप ओम लिख सकते थे, सिंबॉलिकली भी लिख सकते थे और पूरे फुल फॉर्म में OHM भी लिख लेते तो भी ये करेक्ट हो जाता। लेकिन ओ जो होता ओम का वो स्मॉल होना चाहिए था, लेकिन अगर आप इसको सिंबॉलिकली लिख लेते हैं इट्स फाइन। इसके बाद जो तीसरा कॉलम है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम चौथे कॉलम की बात करें, यहां पे लिखा है लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट विद आर L2। तो यहां पे देखें नीचे यूनिट, यहां पे लेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए। जनरली पोटेंशियोमीटर के केस में हम जो लेंथ यूज करते हैं उसकी यूनिट्स यूज करते हैं वो सेंटीमीटर है, लेकिन इस केस में मीटर है। क्यों? क्योंकि L1 को देखें तो वो मीटर में गिवन है। अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये आपकी यूनिट गलत हो जाती है, कीप इन माइंड। इसके बाद यहाँ पे आपने L2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखें L2 आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पहले कॉलम में L1 गिवन है और यहाँ पे पहले L1 गिवन है, फिर L इज इक्वल टू L1 माइनस L2 गिवन है। देखें अगर आपको L इज इक्वल टू L1 माइनस L2 इसकी वैल्यू गिवन है, जैसे पूरे कॉलम में 22, 22.5 फिर 22 गिवन है, तो इसकी मदद से आपने क्या करना है, यहां से L2 की वैल्यू निकाल। L2 इक्वल हो जाता L1 माइनस L के। तो आप बड़ी आसानी से यहां से L2 की वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे यहां पे आपके पास वैल्यूज आती हैं 90 माइनस 22, तो ये आपके पास 68 आ जाता। पहली ऑब्जर्वेशन आपने कॉलम 4 में क्या लिखनी है, 68, और दूसरी ऑब्जर्वेशन आपने लिखनी है 85 माइनस 22.5, तो 62.5 आ जाता है। फिर 82 माइनस 22, तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है, 60 आ जाता है। तो आपके पास यहां से ये कॉलम 4 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। पहली रो में आपने मीटर लिखा, फिर उसके नीचे 68, फिर 62.5, फिर 60 आ जाता है। फिर आपके पास
कॉलम 5 में आपको मीटर लिखना है, जस्ट उसमें एक ही जगह आपको खाली छोड़ी गई है आपके लिए, वहां पे आपने क्या लिखना है, मीटर लिखना है। फिर आपने आखिरी कॉलम में इंटरनल रेजिस्टेंस R लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला गिवन किया है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू रेजिस्टेंस R है। तो बड़ी आसानी से आपके पास L1 माइनस L2 की वैल्यू भी आपको गिवन है हर एक कॉलम के लिए, L2 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की है, दोनों की रेशियो लेके उसको R से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आता वो क्या आता, उसमें आप करते 68 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास 1.3 आ जाता। ये मैंने थोड़ा सा राउंड ऑफ किया, 1.29 आता है, तो इसको 1.3 भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास दूसरी ऑब्जर्वेशन में आपके पास 62.5 डिवाइडेड बाय 22.5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते तो 1.8 आ जाता है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन में 60 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते तो आपके पास आंसर आता 2.2। और उनकी एवरेज वैल्यूज क्या होती है, मीन वैल्यूज, इन तीनों को आपस में ऐड करके 3 से डिवाइड कर लेते तो आपके पास आंसर आना था 1.7। फिर इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है इसमें, बाय द वे याद रखिएगा ये आपके पास 4 नंबर के लिए इस टेबल को फिल करना था। अगर आपने टेबल ठीक से फिल किया है तो आपको 4 नंबर यहां से मिल जाएंगे। अब चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाउ कैन द precision of internal resistance measured be improved, कि आप किस तरह से इसकी प्रिसीजन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके प्रिसीजन को इंप्रूव करने के लिए आप सबसे पहले जो पोटेंशियोमीटर की लेंथ है वो बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो इसका आंसर मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, बाय यूजिंग अ लॉन्ग पोटेंशियोमीटर, वायर क्लीन कनेक्शंस एंड अ गैल्वानोमीटर विद हाई सेंसिटिविटी, कि अगर आप एक लॉन्ग वायर यूज करते पोटेंशियोमीटर के लिए और इसके क्लीन कनेक्शंस होते हैं, इसके अलावा जो गैल्वानोमीटर यूज करते हैं वो उसकी हाई सेंसिटिविटी होती, तो उस तरह से आपके पास जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी मेजरमेंट में आपके पास ज्यादा प्रिसीजन आ जाता। तो इसका 1 नंबर था। अगर आप इसमें ये बात भी लिख लेते ना कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी लेंथ को हम बहुत ज्यादा ले लें, तो उस सूरत में आपकी जो प्रिसीजन है वो बढ़ जाएगी, तो ये भी करेक्ट हो जाता। सिर्फ इसमें लेंथ को आप इंक्रीज या लॉन्ग ले लेते, उस सूरत में भी आपके पास सेंसिटिविटी ज्यादा होनी थी। इसके बाद जो 5वां इसका क्वेश्चन है, why is this instrument preferred over ohms meter to measure resistance? तो ओम मीटर भी रेजिस्टेंस को मेजर करता है और पोटेंशियोमीटर भी रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो ओम मीटर के होते हुए हमें पोटेंशियोमीटर की क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका आंसर आप क्या लिखते हैं, बिकॉज अ पोटेंशियोमीटर डजंट ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल प्रोवाइडिंग मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। तो पोटेंशियोमीटर किसी किस्म का करंट उस सर्किट में से ड्रॉ नहीं करता या सेल से ड्रॉ नहीं करता, और इसकी जो रीडिंग होती है वो ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होती है। तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं, ओम मीटर के बजाय इसको यूज किया जाता है। अब इसका जो आखिरी पार्ट है, हाउ कैन द एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस भी वेरीफाइड, कि आप उसकी एक्यूरेसी को किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखें किसी भी रिजल्ट या किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो उसके रिजल्ट को वेरीफाई करना है या उसकी एक्यूरेट वैल्यू लेनी है, उस सूरत में आपको मल्टीपल वैल्यूज लेके उनका मीन लेना होता है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम एंड टेकिंग द एवरेज ऑफ रीडिंग। आप अगर ये काम कर लेते कि एक्सपेरिमेंट की रीडिंग को बहुत सा दफा ले लेते और उसके बाद उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं रीडिंग्स की, तो आपके पास एक एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए ये बात ट्रू है। अब अगर हम सेक्शन बी की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे फोटो सेल ऑपरेटस आपको गिवन है, तो इसमें सबसे पहले इसके पार्ट्स के नाम बताना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ए में आपको नजर आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक एरो भी है। तो इसमें ये कौन सा है, वेरिएबल रेजिस्टर है और इसको रियोस्टेट कहते हैं। तो ए में आपने रियोस्टेट लिखना है, और बी में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि उसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है, और वो बी क्या है आपके पास, एक फोटो सेल है। ये एक फोटो सेल है, बी ऑप्शन में आपने फोटो सेल लिख लेना था। सी क्या है, सी आपके पास बैटरी है, ठीक है ना। सी आपके पास क्या है, बैटरी है। बाज़ बात इसको सेल भी लिखते हैं, सेल में सिर्फ एक ही यूनिट होता है, बैटरी में मल्टीपल सेल्स होते हैं, तो ये एक बैटरी है। और डी पॉइंट आपके पास गैल्वानोमीटर है। तो ये आप अगर ठीक लिख लेते ये चारों पॉइंट, तो आपको इसके 2 नंबर मिलने थे। इसके बाद अगर हम टेबल की तरफ चलें, टेबल का यहाँ पे 1 नंबर है, लेकिन इस टेबल में भी आपको एक चीज आपको हो सकता है कंफ्यूज करे।
अगर आपने ये ठीक लिखा है वेल, अदरवाइज यहाँ पे एक कंफ्यूजन का पॉइंट है। जैसे यहाँ पे टेबल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 गिवन है, डिस्टेंस ऑफ बल्ब फ्रॉम फोटोसेल डी वो गिवन है 10, 20, 30, 40 एंड 50। फिर इंटेंसिटी इक्वल है 1/d²। तो 1/d² की वैल्यू क्या आएगी? तो देखें इसमें अगर आप फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखें तो वहां पे आपको 4 गिवन है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में आपको क्या गिवन है? 4 गिवन है। ये 4 कैसे आ सकता है? सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करें। उसके लिए क्या करना है? 1/d² करना है। अगर आप 1/50 कर लेते हैं या 1/50 का स्क्वायर कर लेते हैं तो आपके पास आंसर 0.004 आता है, जो कि यहाँ के आंसर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने करना क्या था इसमें? 1/d² के लिए लेट्स सपोज 1/50 कर लेते हैं तो इसका आंसर उतना नहीं आता, या 1/50 का स्क्वायर कर लेते हैं तो इसका आंसर उतना नहीं आता जितना यहाँ पे इस टेबल में गिवन है। इट्स मीन हमें यहाँ पे कुछ और करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻²। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो इट्स मीन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मीटर है, जो पहले जिसमें ये कॉलम 2 में जो आपको गिवन है सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद 1/d² करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। 1/10 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 100 आता है। फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन में 1/20 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आता है? 25। फिर आप करेंगे 1/30 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर करेंगे तो 11.11 आता है। और फिर आप अगर 1/40 10⁻² होल स्क्वायर करेंगे 6.25 आ जाता है। अब ये आपके पास टेबल कंप्लीट है। इसके बाद आपने इसका ग्राफ बनाना है। इसके बाद अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनाना है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द लाइट इंटेंसिटी एंड करंट। तो दो चीजों के दरमियान में आपने ग्राफ प्लॉट करना है, एक लाइट इंटेंसिटी है और दूसरा करंट है। तो देखें यहाँ पे इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इंटेंसिटी को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखेंगे और करंट क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो ये वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगा। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है उसकी ग्रेजुएशन कुछ इस तरह से की है कि सबसे पहले देखें आपकी जो वैल्यूज हैं वो 4 से लेकर 100 तक जाती हैं, 4 से लेकर 100 तक। तो उसके लिए मुझे ग्रेजुएशन मैंने ये की है 0 से लेकर 100 इधर आ गया, और जो करंट है उसकी वैल्यू 0.02 से लेकर 50 तक आती है। तो मैं 0 से लेकर कहाँ तक? 0.5 तक मैंने इसकी ग्रेजुएशन की है। तो ये वो पॉइंट है 0,0 ऑरिजिन है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास क्या है? 100,050 है। तो पहला पॉइंट क्या है जिसके लिए देखें, अगर आप पहली लाइन में देखें तो इंटेंसिटी की वैल्यू है 100, तो ये आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। और उधर से आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.5। तो इसको आप ऐसे आगे लेके जाएं और इधर से जो इंटेंसिटी है उसको ऊपर लेके जाएं, तो ये दोनों जहां पे मीट करेंगी वो पॉइंट आपका आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी 25 है और करंट की वैल्यू 0.12 है। तो 25 इंटेंसिटी के लिए करंट की वैल्यू कितनी है? 0.12। तो ये तकरीबन ये पॉइंट बन रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे बन रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया, और इधर से आप इसको लेके जाएं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये पॉइंट आ जाता है। इस तरह से 4 के लिए अगर आप पॉइंट देखेंगे तो वो 0.02 है, जो कि बिल्कुल 0 के करीब आ रहा है। तो ये आपके पास पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को, इसके अलावा एक और पॉइंट भी है 11.11, तो ये पॉइंट आपके पास आ रहा है। लेट्स सपोज ये 25 है तो इसके बिल्कुल हाफ में 12.5 और ये आपके पास 11.5 है। इसको आप ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएं और इधर से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू आ रही है 0.6, जो कि इसके मिड से तकरीबन स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके पास पॉइंट आ रहा है। तो अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा, और इनका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो ये इसका ग्राफ आता है। तो अगर आप ये ग्राफ बना लेते हैं, इसके आपके पास 3 नंबर आने थे। अच्छा, ग्राफ में एक और चीज भी करते हैं, लेकिन अगर आप वो ना भी करें यहाँ पे इट्स फाइन। वो क्या है जी?
वो यहाँ पे स्केल बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर में बॉक्सेस गिवन होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आपने स्केल बनाना होता है कि एक बॉक्स इतनी इंटेंसिटी और इतने करंट के इक्वल है। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफ बनाया है, अगर आप ऐसा भी बना लेते हैं तो आपको इसके 3 नंबर मिल जाने थे। उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा, आपने भी इसी तरह से ये पीबी आज सॉल्व किया होगा। और इसका जो सोल्यूशन है मैं अपने जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहाँ पे इसको शेयर करूँगा, तो आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपना सोल्यूशन देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।